दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच की जब घटना सामने उभर कर आई, दो समुदायों के बीच संघर्ष को लेकर, एक मौत को लेकर, उस मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर, और जितनी बड़ी तादाद में देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में 3 दिनों तक जो कुछ दिखाया गया वो सिर्फ और सिर्फ बहराइच से ही जुड़ा था। और जरा सोचिए, मीडिया पे दिखाई जाने वाली बहराइच की खबर का आपके जीवन में असर क्या पड़ा। आप भूल गए। लेकिन अभी बिहार में मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों से निकल रही है, भागलपुर से निकल रही है और किशनगंज तक जाएगी। जाहिर है ध्रुवीकरण होगा, जाहिर है समुदायों के बीच तनाव बढ़ेगा। जो विरोध करने वाली पार्टी है उनके मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जो यात्रा निकाल रही है उनकी पूरी पार्टी के बगैर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह नहीं सकते हैं। लेकिन इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है या क्या पड़ेगा? यात्रा के बीच में कोई और बड़ी घटना हो गई तो फिर पूरे मीडिया पर यही रेंगने लगेगा। सवाल कोई भी पूछ सकता है, आपकी जिंदगी पर असर क्या पड़ा? झारखंड में टिकटों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। 81 में से 68 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी की बगावत करके निकले सरयू राय इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी सहयोगी है। सरयू राय वही शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था जमशेदपुर में, लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड में है। तो एनडीए गठबंधन के भीतर आसू को जितनी टिकटें दी गई, एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को भी मिली, जनता दल यूनाइटेड को भी 2 सीटें मिल गई। लेकिन आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? महाराष्ट्र की राजनीति में तनातनी चल रही है, खास तौर से मुंबई की सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से समझौता करने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के भीतर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है और उसमें सिर्फ 2 ही सीट कांग्रेस को देंगे। इसको लेकर अब यह भी चर्चा चल पड़ी कि दरअसल समाजवादी पार्टी बदला ले रही है, हरियाणा का बदला ले रही है। उसे कोई जगह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने नहीं दी थी और यहां दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं दी थी। तो अब 2 ही सीट दे रहे हैं और वो 2 सीट दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वहां पर कांग्रेस हार जाए, क्योंकि बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है गाजियाबाद वाली और खैर की सीट। लेकिन आपकी जिंदगी पर असर क्या पड़ा? टेलीविजन न्यूज चैनलों पर रेंगती हुई खबरों के बीच जब आप घूमते टहलते समझते हैं तो आपकी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है, सिवाय इसके कि आपकी आंखें देख रही होती हैं, कानों में एक हुड़दंग भरी आवाज लगातार जा रही होती है। लेकिन असर आपकी जिंदगी में क्या पड़ता है? तो आज हम आपके साथ आपकी जिंदगी को और इस देश के भीतर की उन परिस्थितियों को आपके साथ ही जोड़ना चाहते हैं और जो बातों का जिक्र इस देश के मीडिया को करना चाहिए, जिन बातों का जिक्र इस देश के लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, उनकी जिंदगी से जुड़े सवालों को लेकर करना चाहिए, वो गायब क्यों है? क्या ऊपर से कोई आदेश है कि मत बताइए इस देश में महंगाई कितनी है, मत बताइए आरबीआई की नई नीतियां जिस रास्ते चल रही है उसमें बैंकों का क्या हाल है? क्या नहीं बताइए कि शेयर बाजार से दुनिया के तमाम एफआईआईज कितना पैसा हर दिन निकाल रहे हैं? यह भी नहीं बताइए क्या वाकई आरबीआई नोट छापकर इस देश के कॉरपोरेट को संभाले हुए है? यह भी नहीं बताइए कि इस दौर में ना तो प्राइवेटाइजेशन चल पा रहा है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट रवानगी पर है, बावजूद इसके पहले 100 दिनों में जो एक बड़ी रकम का जिक्र सरकार ने किया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर दिया है पहले 100 दिनों में, उसका कोई आंकड़ा मत पूछिए। क्या वाकई यह आदेश ऊपर से मीडिया को आ चुका है या मीडिया अपने आप समझ गई है कि दरअसल इन बातों का जिक्र करेंगे तो सरकार फंस जाएगी, सरकार की उलझनें बढ़ जाएंगी
और उलझने बढ़ेंगी तो लोगों के भीतर गुस्सा पनपने लगेगा। लोग ये सवाल करने लगेंगे कि वाकई उनकी अपनी जिंदगी में ना रोजगार बचा, ना ही इंश्योरेंस का पैसा बचा। रोजगार नहीं, इंश्योरेंस का पैसा निकालकर जिंदगी चल रही है और इन सब के बीच रसोई में से आलू प्याज तक गायब हो गया है। ये कैसी परिस्थितियों के बीच हमारी टीम ने आज एक कोशिश की है। जो सरकार आपको आंकड़े बतलाती है कि देखिए पिछले महीने महंगाई 3.6% थी, आज वो बढ़कर 5.8% हो गई। पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा महंगाई है। पिछले 2 साल के भीतर इस देश के भीतर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो कोर सेक्टर है वो नेगेटिव में चला गया है। बात इससे बनेगी नहीं। सीधे आपसे जुड़े सवालों को लेकर ही हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत की और मोदी सरकार के दौर के 10 बरस की परिस्थितियों में आप उस वक्त कहां खड़े थे, इस वक्त कहां पर खड़े हैं, उसका सरकार द्वारा दिए गए डाटा के जरिए पैसों में कन्वर्ट करके परिस्थितियों को परखने की आज कोशिश की गई है। इसलिए आज सिर्फ आप इन बातों को सुनिए और समझ लीजिए किस तर्ज पर इस देश में लोग जिंदा हैं और जिंदा रहने के लिए सरकार के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर कैसे निर्भर हो चले हैं। इस देश के प्रवासी मजदूरों के पास भी काम नहीं है। मनरेगा में भी 50 दिन, 100 दिन तो दूर की बात, 50 दिन का जिक्र पिछले साल तक होता था, वह भी गायब हो गया है। शहर में रोजगार की परिस्थिति और बदतर हो गई है। लेकिन चुनाव का दौर है, टिकटों का वितरण है, इन सब के बीच कहीं शोर हंगामा है तो मीडिया उसी दिशा में चर्चा करते रहे, बहस करते रहे और स्थितियां धीरे धीरे और नाजुक होती चली जाए, क्योंकि जो बैरोमीटर असल में शेयर बाजार का है वह भी इतना डामाडोल है कि सिर्फ इस महीने उसने 20 लाख करोड़ से ज्यादा गंवा दिए हैं। हर दिन कुछ लाख करोड़ रुपया गायब हो जाता है शेयर बाजार से, क्योंकि एफआईज पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन आइए, आपकी रसोई से आज बात शुरू की जा रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सब्जी की कीमत एक औसत निकाला गया है, यह हम आपको शुरू में जानकारी दे रहे हैं। हमने इसमें एवरेज रखा है 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए में जो माल आज आप खरीद रहे हैं वह 10 बरस पहले कितने में खरीदते थे, इसको लेकर एक साफ तौर पर एक डाटा निकाला गया है। सब्जी 32 रुपए की सब्जी जो 2014 में थी, आज वो 100 रुपए हो गई है। हम आपको बताएंगे भी कि इस दौर में सरकारी कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में कमाई कितनी बढ़ गई। लेकिन इन सब का असर कैसे क्या हुआ, यह पहले आंकड़ों से समझ लीजिए। सब्जी 32 रुपए की सब्जी जो 2014 में थी अब 100 रुपए की हो गई है। 28 रुपए का तेल 100 रुपए में हो गया है। लगभग 47-48 रुपए का फल 100 रुपए में हो गया है। 27 रुपए की दाल या 26 रुपए 50 पैसे की दाल 100 रुपए में अभी मिल रही है। किसानों में जो बीज मिलता था वह बीज इससे पहले लगभग 29 रुपए में जो मिलता था वो आज 100 रुपए में मिलता है। जो खाद की कीमत थी वह 31 रुपए थी, जो बढ़कर अब 100 रुपए हो गई है। डीजल 2014 में 60 रुपए था, आज वो 100 रुपए मिलता है। जितना डीजल 60 रुपए में तब मिलता था अब वो 100 रुपए में मिलता है। पेट्रोल तब 75 रुपए मिलता था, वह 100 रुपए में मिलता है। आप घर में जो व्हाइट वॉश कराते हैं उसकी कीमत उस वक्त 25 रुपए थी, आज वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। ये एक बेसिक जानकारी है इस देश में हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए, कि उसकी जानकारी में यह बात आए कि अगर आप औसत निकालेंगे तो 38 रुपए 50 पैसे की कीमत अब 100 रुपए हो गई है। इतनी महंगाई और इतनी परेशानियों के बीच मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास खास तौर से, या अपर मिडिल क्लास को भी ले लीजिए, इनकी जो औसत आय जो बढ़ी है वो औसत आय लगभग बढ़ी है 5% से लेकर 11% के बीच में। और यहां पर 100% से ज्यादा एवरेज, जो फल का एवरेज है वो 100% को पार करता है, और बाकी सब तो 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी इस दौर में हर चीज की हो गई है। तो जो पैसा आपकी जेब में जा रहा था और जो बाजार से आप सामान खरीदने जाते थे,
इन दोनों का फर्क आप एक बेसिक लाइन में समझ गए होंगे। दूसरी परिस्थिति यहां से शुरू होती है, तो फिर सरकार करती क्या है। सरकार ने इस दौर में जो जीएसटी का खेल खेला और जीएसटी के आश्रय इस देश के भीतर अलग अलग टैक्सों के जरिए जो वसूली शुरू हुई, चाहे वो सेस के जरिए हो, वो एजुकेशन सेक्स हो सकता है, एजुकेशन के साथ हेल्थ सेस हो सकता है, ये जो कम्युनिकेशन सेस होता है, इस देश के भीतर में रोड और ट्रांसपोर्ट सेस भी होता है। इसको अगर सबको मिला दीजिएगा तो 2014 में अगर उस पीरियड में आप जाइएगा तो आज की तारीख में जैसे आप इस देश का बजट 48 लाख करोड़ का है और सरकार टैक्स से तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपए लेती है, यानी इसको अगर आप 100 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधे तौर पर इसको इस रूप में समझिए, तो आज की तारीख में अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं तो सरकार उसमें से 90 रुपए से ज्यादा आपसे टैक्स वसूलती है। तो सरकार आपके टैक्स के पैसे से चलती है। उसी में से किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया, उसी में से 5 किलो अनाज दिया गया, उसी में से बैंक ट्रांसफर हो रहा है। सरकार की कोई अलग जेब नहीं है। जो टैक्स का पैसा है उसी को दिखलाना और बतलाना है। तमाम योजनाएं उसी के तहत चलती है। एक सवाल आपके जहन में यहां पर तुरंत आ जाना चाहिए कि अरे ये तो हमारा ही पैसा है। बिल्कुल आप ही का पैसा है। इससे पहले की जो सरकारें होती थी वो डरती थी, घबराती थी, बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब के दौर में सब कुछ खुला खेल है, तो खुले तौर पर यह कहा जाता है कि देखिए हम दे रहे हैं। ये हम का मतलब यह है कि दरअसल हम ना होते तो आपको नहीं मिलता। और ये 100 रुपए में से 90 रुपए जो टैक्स के तौर पर वसूले जा रहे हैं, तो आपके जहन में एक सवाल और होना चाहिए, 2014 में कितना टैक्स वसूली होती थी? उस समय जो 100 रुपए की कमाई थी उसमें से 65 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते थे। यानी 25 रुपया और बढ़ गया टैक्स वसूलने का इन 10 वर्षों में। कमाई कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, टैक्स वसूली बढ़ गई। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और आप बच के जा नहीं सकते हैं। बच के नहीं जाने का मतलब यह है कि जो लोग सोचते हैं कि दुनिया के दूसरे बाजार में चले जाएं, उनके लिए तो डॉलर सामने खड़ा है। आज की तारीख में 84-85 रुपए कहिए, 84 तो एक थोक मूल्य है, लेकिन जब आप बैंक के जरिए करेंसी कन्वर्ट करने जाएंगे तो कम से कम 85 से 86 रुपए ले रहा है। अब आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए तब क्या था? तब 59 रुपीज 75 पैसा था जो बैंक का ट्रांसफर होता था $1 के मुकाबले। अब वो बढ़कर 85 रुपए पार कर गया। यानी यहां पर भी तकरीबन 25 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ डॉलर की कीमत में हो गई। यानी जो भारत के 13 लाख छात्र पढ़ाई के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में इस फाइनेंशियल ईयर में गए, वह जो पैसा 2016 में दे रहे थे, अगर वो 10 लाख रुपए देते थे तो आज की तारीख में वो बढ़कर 15 लाख उन्हें देना पड़ रहा है सिर्फ डॉलर की कीमत को लेकर। और अगर ओरिजिनल आपको फैक्ट चाहिए तो दुनिया के बाजार में भारत के पैसा जो डॉलर में कन्वर्ट करके जो करेंसी जाती है, वहां पर ट्यूशन फीस और बाकी खर्चों को लेकर यह उस समय तक लगभग 3.5 लाख करोड़ थी, जो अब बढ़कर, छात्र भी बढ़े लेकिन अगर उतने ही छात्रों को आप रख लीजिए तो वो 5 लाख करोड़ हो गई।